तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते जोहार। देखिए, आप लोग का एक पेपर है बैक, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स सेमेस्टर 4 में। इस पेपर में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर पूछे जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, मैंने इसका एक प्रीवियस ईयर पेपर डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा, सबसे लास्ट में। जब वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आप उसको दे दूंगा एड में, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और साथ में यूनिट वाइज कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं यूनिट वाइज वो चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सिलेबस को, उसके बाद फिर हम लोग फिगर हो गया और रिटन फॉर्मेट, दोनों तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। पहले सिलेबस को देखा जाए। देखिए, ये जो पेपर है इसका नाम है वैल्यू एडेड कोर्स बैक पेपर, ठीक है। 2 सेमेस्टर 4 का ये पेपर है और इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग जो है 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक, 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा और 50 क्वेश्चन का है पेपर। इसमें आप 20 क्वेश्चन लाएंगे तो सही, मतलब 50 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर लाएंगे तो इसमें सही। 50 में 20 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो इस पेपर में आप पास माने जाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडी पेपर का नाम है और पेपर में आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला यूनिट है आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि मानव और पर्यावरण। दूसरा है आपको इकोसिस्टम, पारितंत्र के बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि प्राकृतिक स्रोत और सतत विकास के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है, जैव विविधता और इसका सुरक्षा या संरक्षण। नेक्स्ट पढ़ना है यूनिट 5, जिसमें आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ, ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य। फिर पढ़ना है क्लाइमेट चेंज, ठीक, यानी कि जो हमारा मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यूनिट 7, जिसमें आपको पढ़ना है एनवायरमेंट मैनेजमेंट के बारे में, पर्यावरण प्रबंधन के बारे में। नेक्स्ट आता है यूनिट 7, जिसमें पढ़ना है एनवायरमेंट एंड ट्रीटीज एंड लिटिगेशंस, सॉरी लेजिस्लेशन। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है कि विश्व स्तर पे जितने भी बड़े बड़े संगठन के द्वारा एग्रीमेंट हुआ, ठीक, कौन कौन से संबंध बनाए गए, कौन कौन से संधि हुए हैं, जैसे कि पेरिस समझौता हो जाता है, ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इन सभी समझौतों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया और इसी में एक दूसरा टॉपिक जोड़ दिया गया है सेल्फ लर्निंग मॉडल, ठीक है। इसमें केस स्टडी एंड फील्ड वर्क है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जो सिलेबस, इसको हिंदी में समझिए। देखिए, एक महिला है जिसमें पेड़ों को क्या कर रही है, पेड़ पौधों को पानी दे रही है, ठीक। अब देखिए, मानव और पर्यावरण आपका पहला यूनिट है। तो मनुष्य ने सबसे पहले पर्यावरण में ही रह के क्या किया, तो यहाँ से रहना सीखा, आग का खोज किया, ठीक। आग खोज करने के बाद फिर हम लोग पत्थर के चीज़ों से आग जलाते थे, पत्थर के मकानों पे रहते थे, शिकार करके खाते थे, ठीक है। तो ये क्या है, पर्यावरण के साथ हमारा एक दूसरे के साथ संबंध है, ठीक है। मानव पर्यावरण का संबंध, तो ये आपको यूनिट 1 है। फिर शिकारी संग्रह मानव। नेक्स्ट आग की खोज किस तरह से हुआ, ठीक, भोजन का पकाना, आग की खोज से, ठंड से बचाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा, ओके। फिर प्राचीन सभ्यताएं और पर्यावरण, ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब मैं अभी आपको टॉपिक दिखा दे रहा हूँ, ये सब अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये सब सिलेबस है आपका। फिर 1972 में एक होता है मानव पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में होता है, ठीक। स्वीडन का एक देश है स्टॉकहोम, ठीक, वहीं पे होता है। और यह पहला विश्व लेवल पे पर्यावरण पे संबंधित एक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। सतत विकास के बारे में जानना है। सतत विकास, ऐसा विकास जो हम भी फायदा उठाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी पे कोई नुकसान न पहुंचे, इस विकास को सतत विकास कहते हैं। भारतीय ज्ञान और सततता के बारे में, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है यहाँ पे हमें, ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारे यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो इसमें अलग अलग होता है
भोक्ता, उत्पादक और अपघटक। देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझिए। सूर्य जो है हमारे पूरे पूरे पृथ्वी का क्या है, ऊर्जा दाता है, एनर्जी फ्लो कर रहा है। सन क्या कर रहा है, एनर्जी फ्लो कर रहा है, ऊर्जा दाता है। ठीक है, वहीं पे देखिए ये जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, उत्पादक है, इंग्लिश में इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक, फिर ये जो है आगे चलता है, यहाँ से बोलिएगा। ठीक, आगे चलता है, इसको कौन खाता है, तो ये मछली खाता है, या फिर कीट मकोड़े खाते हैं, या कीड़े वगैरह खाते हैं, या मनुष्य खाता है, मनुष्य भी तो साग सब्जी खाता है। ठीक, फिर हम लोग के मरने के बाद क्या होते हैं, हम लोग फिर से सूक्ष्मजीव बनते हैं, जीवाणु बनते हैं, डिकम्पोजर बनते हैं, अपघटक बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइकिल है, चलता है। ठीक है, फिर फूड चेन को यहाँ पे समझिए, खाद्य जाल। जैसे कि घास, सबसे पहले तो उत्पादक आया, उत्पादक कौन है, घास। ठीक, अब घास को हिरण ने खाया, हिरण को बाघ ने खाया, फिर बाघ मरता है और फिर से वो क्या बन जाता है, सूक्ष्मजीव बन जाता है, फिर से मिट्टी में मिलके घास बनता है। ठीक है, तो ये फूड चेन है, खाद्य जाल है। इसको देखिए समझिए, ये है पेड़ या मानिए घास। ठीक है, इसको किसने खाया, हिरण ने, हिरण को किसने खाया, बाघ ने, बाघ फिर क्या हुआ, मर गया, फिर मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में इसको सूक्ष्मजीव लोग खाए, फिर से घास बना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए फूल, फूल है, ये क्या है, ये भी आपका जो पहला चीज है ना, जहाँ से शुरुआत होगा इसको उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक मतलब यहीं से शुरुआत होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वयं पोषी से शुरुआत होता है। खाद्य जाल, खाद्य जाल कहाँ से शुरुआत होता है, स्वयं पोषी से, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, आपको मालूम होगा, बचपन से ही आप पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग परपोषी हैं और पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी हैं। तो ये पौधा देखिए फ्लावर, इसको किसने खाया, तितली ने, तितली ने इसका रस पिया, तितली को मेढक ने खाया, मेढक को फिर सांप ने खाया, सांप को फिर बाज ने खाया। ठीक है, फिर बाज क्या होता है, मर जाता है, मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में इसको सूक्ष्मजीव खाते हैं, फिर से ये घास बनता है। ठीक है, तो ये हायरार्की चलता है। यहाँ पर भी देखिए, तो उत्पादक कौन है, फ्लावर, फूल है। ठीक है, या घास मानिए। फिर घासों को किसने खाया, मछलियों ने खाया, मछली को किसने खाया, बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को किसने खाया, तो यहाँ पे वक जिसको बोलते हैं, बौक, बोकली। ठीक है, तो उसने खाया, बगुला। ठीक है, या जो भी चीज़ खाता है, फिर ये क्या हुआ, मान लीजिए इसको, फिर ये मर जाता है और ये मिट्टी में मिलता है, सूक्ष्मजीव बन जाता है, तो ये खाद्य जाल चलता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कोरल रीफ क्या होता है। अभी मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर अभी इसके बाद कराऊंगा। कोरल रीफ क्या होता है, कोरल रीफ, तो समुद्र के अंदर देखिए ये कुछ क्या है, छोटे 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 छोटे, ये जो जीव जंतु थे उसके कंकाल से ये पेड़ पौधे बन गए हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे शैवाल जैसा, और ये ऊपर में देखिए, ऊपर में पेड़ है, समुद्र के ऊपर में भी पेड़ है और नीचे में भी पेड़ है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है, यानी कि समुद्र के साइड साइड में जो जंगल बनता है, इसको मैंग्रोव वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन। और जो नीचे में, समुद्र के नीचे में जो समुद्र के पानी के अंदर जो छोटे 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 एकदम सवाल जैसा होता है पेड़ पौधा, पेड़ नहीं रहता है, पौधा रहता है छोटा छोटा, उसको कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए एक उदाहरण है मैंग्रोव वन का। अक्सर जो समुद्र के किनारे जो जंगल रहते हैं उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। जैसे कि ये सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, और ये नीचे में, समुद्र के नीचे में, पानी के अंदर में देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो ये भी आपका सवाल है, या बोल सकते हैं कि पेड़ पौधा टाइप से है। ठीक है, तो ये सब है कोरल रीफ, कोरल रीफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपको पढ़ना क्या है, नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन और सतत विकास। मैं अभी केवल दिखा रहा हूँ सिलेबस। ओके, 10-15 मिनट पहले सिलेबस को पढ़िए, फिर 2015 में सतत विकास लक्ष्य के आते हैं। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, ज्ञान सागर ऐप पे दे दूंगा। ठीक है, देखिए अब आता है हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो प्रकार का होता है, सॉरी रिसोर्सेज दो प्रकार का होता है, एक रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, जिसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, फसल है, पानी है, और क्या है, तो ये हवा है, पेड़ है, और जीव जंतु हैं। ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, मतलब एक बार खत्म हुआ तो दोबारा उपयोग में लाएगा। ये
इसको एनिमल को मत काउंट कीजिएगा, इसमें एनिमल को छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी सभी एक बार खत्म होगा तो दोबारा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक बार खत्म हो गया तो सालों साल तक वापस नहीं आएगा। जिसमें क्या आता है, गैस, एलपीजी हो गया, ठीक है, चाहे कोई भी गैस। मिनरल्स जैसे कि आपका कोयला हो गया, ठीक है, बॉक्साइड हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, ठीक है, धातु हो गए, मिट्टी हो गया, तो ये सब क्या है, एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा और नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण जो है हमारा कितने टाइप से होता है, तो देखिए सबसे पहले आता है एयर प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण वो एक होता है। दूसरा होता है जल प्रदूषण, जो फैक्ट्रियों के मलबे होते हैं जल में बहाए जाते हैं तो जल प्रदूषण होता है। एक होता है मिट्टी प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, जो कचड़े होते हैं उसको मिट्टी में अगर आप फेंक दीजिएगा तो वहाँ पे मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। एक होता है लाइट पोल्यूशन, ठीक है, रात को जब सोने के टाइम में तब भी लाइट पूरा जल रहा है तो उसको लाइट पोल्यूशन बोलते हैं, सोने में दिक्कत। नॉइज पोल्यूशन, देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपको रात को सोने के टाइम में या दिन भर एकदम गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता रहता है तो उसको नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्मल पोल्यूशन, अगर आपका घर फैक्ट्री के सामने है तो आपको जो है अलग अलग फैक्ट्रियों के धुएं पड़ते हैं, जिसको थर्मल पोल्यूशन कहा जाता है। एक आ जाता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये क्या होता है, तो आजकल नए नए जो हमारे क्या बोलते हैं, नेटवर्क हो गए हैं, टावर हो गए हैं, ठीक है, उनसे जो रेडिएशन निकलता है उसको रेडियो पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रदूषण के प्रकार अभी हम लोगों ने देखा। अब इन प्रदूषकों से क्या निकलता है, तो खास तौर पे जो एयर पोल्यूशन होता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस निकलता है, ठीक है। क्या गैस, सबसे हानिकारक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि एयर पोल्यूशन से होता है, ठीक। अब एक आता है कि यहाँ पे वर्ड यूट्रोफिकेशन, ये क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो अगर जल में, ये जो जल है हमारा वाटर, इसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो यूट्रोफिकेशन इसको कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम क्या होगी, तो मान लीजिए ये जल है, इसमें ऑक्सीजन, जल का सूत्र मालूम है ना आपको, H2O होता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके बना है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके बना है जल, ठीक है। तो ये जो H2O है, इसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा कम कैसे हुई, तो हम जो वेस्ट मटेरियल है, खराब चीज़ है कंपनियों के, वो हम इसमें बहा दिए पानी में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, ठीक, या सवाल के कारण। अब यहाँ पे क्या होगा, कम होगा तो जो मछली है या पेड़ पौधे हैं ये सब मर जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ओके। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा देखिए। अगर हमारा पर्यावरण जो है बदलेगा, मौसम बदलेगा तो क्या होगा, सूखा होगा, बिन मौसम बरसात होगा, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आ जाएगा, कभी इतना पानी देगा कि कभी पानी नहीं देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। आगे देख लेते हैं। तो ये हमारा भारत, यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के दिखाया गया है। एक है हिमालय, ये हिमालय एरिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका इंडो बर्मा एरिया, ये इंडो बर्मा एरिया है, ठीक। और एक है आपका वेस्टर्न घाट। ये सब क्या है, जैव विविधता के स्तर हैं। ये वेस्टर्न घाट हो गया। ये पश्चिमी घाट को भी आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। आपको तो मैप देखना आता होगा। भारत का पूर्व कौन है, तो पूर्व है ये साइड, ये है पूर्व, ठीक है। ये है पश्चिम, ये पश्चिम है। ऊपर साइड हो गया उत्तर और नीचे साइड हो गया दक्षिण, ठीक। तो ये जैव विविधता है, जहाँ पे एक हिमालय एरिया आता है, एक ये म्यांमार बर्मा का एरिया आता है जिसको उत्तर पूर्व भारत बोलते हैं, और एक आता है क्या, तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये क्या है, जैव विविधता के स्तर हैं, ठीक है। 4 गो हॉट स्पॉट है जैव विविधता का, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग। अब चलिए यहाँ पे देख कुछ ट्रीटी हुई, कुछ संधि हुई थी, इसको ध्यान रखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और वन अधिकार अधिनियम 2006। ये 4 को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और कुछ संधियों को याद रखना है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, और जैव विविधता सम्मेलन 1992 में हुआ था, ओके। तो ये था सिलेबस आपका 50 क्वेश्चन आएगा। अब मैं इन सभी को एक एक यूनिट वाइज करके, ठीक है, 8 गो यूनिट है ना, तो एक एक यूनिट करके मैं आपका क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। और क्या होगा इससे टोटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है, तो
300 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करा पाना संभव बात नहीं है, ठीक है। मेरा उतना क्षमता भी नहीं कि 300 क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट कराऊँ, और आपकी भी क्षमता नहीं कि उतना 300 क्वेश्चन एक बार में याद करें, ठीक है। तो एक एक करके आराम से करेंगे हम लोग, जितना सकेंगे। हो सकता है एक बार में 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट लीजिए आप भी 15 मिनट। अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 1। देखिए हमने सिलेबस को बहुत सरसरी निगाह से पढ़ा है, यूँ बोले कि पढ़ा भी नहीं है, केवल समझा है, ठीक है। तो यूनिट 1 है ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड क्या है, पर्यावरण, मनुष्य और पर्यावरण, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के काम में आएगा। इससे हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग सिलेबस को एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। पहला है आपका पूरे सिलेबस का हिंदी में विश्लेषण, यूनिट वाइज एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मानव और पर्यावरण, कि मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे तो पर्यावरण बच सकता है। फिर भी मनुष्य के बिना पेड़ पौधे रह सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। संभव है? संभव तो कुछ कुछ ये भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य नहीं रहेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन लोगों को कहाँ से मिलेगा ठीक है। चलिए, तो मनुष्य अपने जीवन के लिए जल, वायु, मिट्टी, वन और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है शाकाहारी शिकारी संग्राहक मानव। आपको मालूम है कि प्राचीन काल में मनुष्य जो है जंगलों में रहते थे, ठीक है, और जानवरों का शिकार करते थे, चाहे वो पत्थर से हो, भाला से हो, चाहे किसी और तरह से हो, ठीक है। और फिर फल, कंद, जड़ें इकट्ठा करते थे, और इन्हीं सब से हम लोग खाना इकट्ठा करके खाते थे और रहते थे, ठीक है। मांस को कच्चा खाते थे, फिर आग का आविष्कार हुआ तो आग में पका के खाने लगे, ठीक है। आग की खोज ने क्या किया हम लोगों को, तो आग की खोज मानव का विकास काल यहीं से प्रारंभ होता है। भोजन पकाना शुरू कर दिए, ठंड से बचाव था, और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन सभ्यताएं और परंपराएं जो है हमारे पर्यावरण को संरक्षणता प्रदान करती हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ की पूजाएं हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा पर्यावरण से संबंधित है। कई सभ्यताएं पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर विकसित हुई, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, आपने नाम सुना होगा। उन्नत जल निकासी थी वहाँ पे, ठीक है, कि जो सड़क थे उसमें नली था, और नली के ऊपर जो है पत्थर ढके हुए थे। मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी पर आधारित थे, नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को, ठीक है। ये सब पुरानी सभ्यता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है। 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है, कहाँ पे, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, वहीं पे, और यहीं पे आपका नोबेल प्राइज भी मिलता है स्टॉकहोम में, ठीक है। यहाँ पे 1972 में पर्यावरण को लेकर एक बहुत सारे देश, विश्व के बहुत सारे देश सम्मिलित हुए, और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर एक क्या हुआ, मीटिंग बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यह विश्व का पहला क्या कहा जाता है, तो पर्यावरण के ऊपर पहला सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। फिर सतत विकास की अवधारणा आती है कि भाई ऐसा विकास करो जिसमें हमारा वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन भविष्य को कोई नुकसान ना पहुंचे इससे। इसको सतत विकास बोलना जाने लगा, सतत विकास, ठीक है। फिर भारत ज्ञान और सततता के ऊपर अपनी जो है प्रकृति के ऊपर ये रूल फॉलो करने लगा कि भारत प्राचीन काल से ही क्या किया, प्रकृति का सम्मान किया है, जैसे बरगद के पेड़ की पूजा करना, ठीक है, और साल की पेड़ की पूजा करना। तो हम लोगों ने हमेशा से ही पेड़ पौधों को पूजनीय माना है। पवित्र वन, वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, पेड़ पौधों को हमेशा हमने रिस्पेक्ट दिया है। बेल पत्र जो होता है उसका सम्मान, ठीक है। तो ये क्या है, प्रकृति के साथ हम लोगों ने शुरू से ही तालमेल स्थापित किया है, ठीक है। यूनिट 1 समझे। अब हम लोग यूनिट 1 से क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से आपको इतना लंबा टाइम समझने में नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार मैं ओवरऑल आपको सारा सिलेबस दिखा दिया कि क्या क्या पढ़ना होगा पूरा का पूरा आपको इसमें। अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें आपको समझने में इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दूंगा मैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मानव और पर्यावरण का संबंध। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है।
ऑप्शन ए कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी परस्पर निर्भरता है, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा है या विरोध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परस्पर निर्भरता है। ठीक है, एंटर डिपेंडेंट हम लोग, हम और पर्यावरण दोनों। ठीक है, तो मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य संसाधन लेता है और पर्यावरण उसे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां देता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक जो मानव है, शुरुआत के मानव, प्रारंभिक मानव किस प्रकार का जीवन यापन करते थे? तो वे शिकार और क्या करते थे, संग्रह करते थे। ठीक है, शिकार करते थे और कंद मूल का संग्रह करते थे, उसी से अपना जो है जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट, मानव सभ्यता के विकास में किसकी खोज महत्वपूर्ण है? तो मानव सभ्यता का जो विकास है इसमें आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पानी की खोज तो नहीं करनी होगी भाई, पानी रहेगा तो ही नहीं जी पाएंगे, बिना पानी के संभव ही नहीं है। आग की खोज से हम लोगों ने क्या सीखा? तो भोजन पकाना, गर्मी प्राप्त करना और सुरक्षा करना सीख लिया था। अब मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में हुआ। ठीक है, कहाँ पे होता है ये? स्टॉकहोम में होता है। नेक्स्ट, 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण का पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ, विश्व स्तर का पहला सम्मेलन होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी अवधारणा वर्तमान और भविष्य दोनों के संतुलन से है, बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। ओके, वर्तमान और भविष्य दोनों की संतुलन पे ये टिका हुआ है सतत विकास की अवधारणा। नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा किस आयोग ने दी? तो सतत विकास की जो अवधारणा है यह किस आयोग ने दिया है? यह दिया है ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग ने सतत विकास की अवधारणा दी। बोला ब्रंटलैंड कमीशन कि देखिए ऐसा विकास कीजिए जिसमें हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले पीढ़ी पे कोई नुकसान ना हो, इसी को बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो ब्रंटलैंड आयोग, क्वेश्चन भी आता है कि ब्रंटलैंड आयोग कब सम्मिलित हुई? तो 1987 में, 1987 में। ठीक है, प्राचीन सभ्यता कौन सा उदाहरण पर्यावरण से जुड़ा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, रोमन सभ्यता, ग्रीक सभ्यता या जापानी सभ्यता? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये भारतीय सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आता है मानव द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव किससे बढ़ा? मानव द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव किससे बढ़ा है? जनसंख्या वृद्धि से, औद्योगिकरण से, शहरीकरण से या उपरोक्त सभी? तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। ठीक है, इन सभी से पर्यावरण पे ज़्यादा भार पड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर्यावरणवाद यानी कि जो एनवायरमेंटल साइंस है, साइंटिस्ट है, क्या है पर्यावरणवाद के लोग क्या कहते हैं या पर्यावरणवाद क्या है? पर्यावरण का संरक्षण के लिए आंदोलन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो आंदोलन करते हैं उसको पर्यावरणवादी बोलते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन करना कि भाई हमारा पर्यावरण प्रदूषण मत करो। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोल किसका है पर्यावरण प्रदूषण में? गवर्नमेंट का। ठीक है, अभी वॉर हो रहा है तो उससे किसको नुकसान है? सबसे ज़्यादा नुकसान है हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 5 जून। ठीक है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? परि मतलब होता है चारों ओर, परि जोर आवरण। ठीक, इसी से बना है हमारा पर्यावरण। परि मतलब चारों ओर, परिक्रमा बोलते हैं तो परि उसी से, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब क्या होता है? लेयर यानी कि परत, यानी कि हमारे चारों ओर जो वायु की परत है उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, परि मतलब चारों ओर या सभी ओर, आवरण मतलब जो होता है लेयर, यानी कि हमारे चारों ओर जो हमारा आवरण घिरा है, वायु की नहीं सभी चीज़ों की, वो वायुमंडल का मैंने डेफिनेशन बता दिया गलती से। तो चारों ओर का हमारा जो परिवेश है जिसमें हम सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग, जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है सब कुछ पर्यावरण है। आपके पास जो भी दिख रहा है, कागज, कुर्सी, बोर्ड, टेबल, घर द्वार, जो भी दिख रहा है, आदमी, बैल, गाय, सब पर्यावरण है। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें पर्यावरण हैं, या यूं बोल सकते हैं कि विश्व की सभी चीज़ें पर्यावरण में शामिल हैं। ठीक है, तो चारों ओर का जो परिवेश है इसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है, जितना भी विश्व का सजीव और निर्जीव है सब सब। ठीक है, मानव पर्यावरण संबंध किस विषय का अध्ययन है? तो पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है,
इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण का सबसे मुख्य घटक है जैविक और अजैविक। मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड में आपको दो ही चीज मिलेगा, या तो उसमें जीवन पाया जाएगा या फिर उसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं जैविक। जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब निर्जीव। पूरे के पूरे विश्व में दो ही प्रकार के तत्व हैं, या तो उसमें जीव है या फिर उसमें जीव नहीं है। हम में जीव है, हम लोग सजीव हैं। जिसमें जीव नहीं है, जैसे आपका मोबाइल, वह निर्जीव है। तो पर्यावरण में दो ही चीज़ है, या तो सजीव है या फिर निर्जीव है। तो इसी को पर्यावरण के दो घटक बोलते हैं, जैविक, अजैविक। जैविक मतलब बायोटिक यानी कि सजीव, अजैविक यानी कि एबायोटिक जिसको हम लोग निर्जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण के दो घटक हैं। मानव पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए, अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो इससे हमारे पर्यावरण पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन भारत में प्रकृति संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो देखिए, पवित्र वन जो है हमारे, ये प्रकृति के संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारे हमारे त्यौहार जो हैं वनों से शुरू होते हैं, वनों की पूजा करते हैं, उसमें हम लोग। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो संसाधनों का संरक्षण। ठीक, केवल आर्थिक लाभ या औद्योगिक विकास या जनसंख्या वृद्धि? तो क्या हो जाएगा? संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना, यह सतत विकास का मुख्य लक्ष्य है। 17 नंबर है, मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी के विज्ञान में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जब हम लोग पर्यावरण संरक्षण करते हैं तो इसमें समाज, सरकार, व्यक्ति सभी की भूमिका महत्व होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ऑल। ओके, नेक्स्ट, औद्योगिकरण से क्या बढ़ता है? तो अगर आप ज्यादा फैक्ट्रियां लगाएंगे तो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा, ना जंगल बढ़ेगा, ना नदी बढ़ेगी, ना मिट्टी बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषण बढ़ता है इससे। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट, अगला है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों आपको ये पर्यावरण शिक्षा दी जा रही है? तो व्यापार करने के लिए, उद्योग, कृषि या जागरूकता? तो राइट आंसर हो जाएगा जागरूकता करने के लिए आपको शिक्षा दी जा रही है। ओके, नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? सिंपल मेथड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो सबसे आसान तरीका है कि भाई पेड़ लगाओ। जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना कम प्रदूषण होगा। ठीक है, प्रदूषण को कम करता है पेड़ पौधे। नेक्स्ट आता है, पर्यावरण, मानव पर्यावरण किस प्रकार हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है? तो देखिए, सकारात्मक प्रभाव डालता है या नकारात्मक, या दोनों? देखिए, पर्यावरण जो है दोनों प्रभाव डालता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। अगर आप पर्यावरण पे ज़्यादा बोझ देंगे तो वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगर आप पर्यावरण का ज़्यादा शोषण करेंगे तो वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगर आप पर्यावरण का अच्छा से उपयोग करेंगे तो वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या डालते हैं पर्यावरण को। नेक्स्ट, सतत विकास का संबंध किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? तो सतत विकास क्या होता है? पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज सभी का जो है क्या है? सतत विकास से संबंध है। ठीक है, अगला जाता है, प्राकृतिक संसाधन किसके लिए आवश्यक है? तो जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो किसके लिए आवश्यक है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सभी। जहां पर भी सभी ऑप्शन आ जाएगा ना तो उसको टिक लगाना है। मानव जीवन, उद्योग, कृषि, इन सभी के लिए हमारा प्राकृतिक संसाधन जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ओके, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जागरूकता तो है, ये है, कानून भी होना चाहिए और शिक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। देखिए, आपको हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। ओके, अब आ जाता है यूनिट 2 जिसमें आपको पढ़ना है इकोसिस्टम, पारितंत्र के बारे में। इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र केवल जीवों का समूह या जीव और उनके पर्यावरण का तंत्र। तो ऐसा तंत्र जिसमें मनुष्य और पर्यावरण दोनों साथ में रहते हैं उसी को पारितंत्र कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी के विज्ञान में होता है, इकोसिस्टम में होता है। ओके, किस में होता है? पारिस्थितिकी विज्ञान में होता है। आगे देख लेते हैं, अगला जाता है हमारा यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन से हैं? तो जिसमें जीवन पाया जाता है उसको जैविक घटक कहता है। जैसे कि पेड़ पौधे में जीवन है, जानवरों में जीवन है, सूक्ष्म जीवों में जीवन है, तो ये जैविक घटक है।
हवा, पानी, मिट्टी, इनमें जीवन नहीं है, तो ये क्या है, ये है अजैविक घटक, अजैविक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से अजैविक घटक कौन है। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है, तो पेड़ पौधे में तो जीवन पाया जाता है, तो ये जैविक होगा। जानवर में भी जीवन है, तो ये भी जैविक है। पानी में जीवन है, नहीं, पानी में जीवन नहीं है, तो ये अजैविक है। बैक्टीरिया में जीवन होता है, तो डी भी नहीं होगा, सी हो जाएगा पानी। ओके। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है, तो खाद्य श्रृंखला जब भी शुरू होगा या तो पेड़ होगा, पौधा होगा, घास होगा, यही सबसे शुरू होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, उत्पादक। पेड़ पौधे जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं इसको उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। स्वपोषी है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के जरिए से, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देना है, घास को किसने खाया, हिरण ने। हिरण को किसने खाया, बाघ ने। तो ऑप्शन ए ये हो जाएगा एक, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, खाद्य जाल क्या है, तो कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल को खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। जब कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सबसे अभी मैंने फोटो दिखाया था कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य, चंद्रमा, हवा या पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य। उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक किसको कहते हैं, पेड़ पौधों को, जानवर को, मनुष्य को या बैक्टीरिया को। तो मैंने क्या बताया था, पेड़ पौधे या जो भी चीज़ें जो स्वपोषी हैं उसी से शुरू होता है, आगे बढ़ता है ये खाद्य जाल। तो उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाता है या उसके आगे को खाता है या उसके आगे को खाता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे, जानवर या पानी या हवा। तो सिंपल हो जाएगा जानवर, मनुष्य भी एक जानवर है, ठीक है। बस मनुष्य के पास शिक्षा है इसलिए मनुष्य कहलाता है, अदरवाइज मनुष्य भी क्या है, एक जानवर है। अगला आ जाता है, अपघटक कौन है, हु आर डीकम्पोजर। अपघटक कौन है, डीकम्पोजर कौन है, तो बैक्टीरिया और फंगस जो है अपघटक कहलाते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डीकम्पोजर, क्योंकि ये क्या करते हैं, पदार्थ को सड़े गले से लेकर के, जैसे मिट्टी में मान ली किसी आदमी को तोप दिया, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ, वो मिट्टी में किसी व्यक्ति को, या मान लीजिए एक कौवा मर गया या सांप मर गया, वो जमीन पे है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसको फंगस और बैक्टीरिया खा जाएगा, ठीक है, और वो फिर से जमीन में, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, और वो फिर से वहीं पे घास उगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अपघटक। बैक्टीरिया और फंगस नहीं होते तो दुनिया जो है ना क्या होती मालूम है ना, सेंट से, मतलब आदमी सड़ता ही नहीं, मरता ही नहीं, या कोई भी जीव सड़ता ही नहीं, मरता ही नहीं, पेड़ पौधे भी सड़ते मरते नहीं, तो ये पृथ्वी कैसे होती यार, मतलब जमीन ही नहीं बन पाता। तो बैक्टीरिया और फंगस बहुत बड़ा काम करते हैं मिट्टी को बनाने में, ठीक है, और दुर्गंध को कम करने में। जैसे सांप मरा तो बहुत सेंट देगा, चूहा भी मर जाता है तो बहुत सेंट देता है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है तो फिर वो सेंट देना कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संकेतक प्रजाति क्या है, संकेतक प्रजाति, इंडिकेटर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज, संकेतक, ठीक है। देखिए ये क्या होते हैं, पर्यावरण की स्थिति होती है, ओके, एनवायरनमेंट का एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग संकेतक क्या बोलते हैं, संकेतक प्रजाति, पर्यावरण की एक स्थिति है। नेक्स्ट लाइकेन, अच्छा ये क्वेश्चन ना मैं भी समझ नहीं पाया क्या बोल रहा है, कुछ कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हम लोग। लाइकेन किसका प्रतीक है, तो लाइकेन जो है एक वायु प्रदूषक है, लाइकेन एक वायु प्रदूषक है। लाइकेन क्या करता है, ये वायु प्रदूषण को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, की स्टोन प्रजाति क्या होती है। तो ये जो की स्टोन प्रजाति है यह क्या करती है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है इसको बनाए रखने का काम करती है, ओके, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। कौन, तो ये हो जाएगा आपका की स्टोन प्रजाति, पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। नेक्स्ट वन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, जंगल। कहाँ पे वन पाया जाएगा, जंगल में पाया जाएगा यार, या जंगल को ही तो वन बोलते हैं पर्यायवाची शब्द में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का कहाँ पाया जाता है। तो घास कहाँ पाया जाएगा, सवाना में, समुद्र में, हिमालय में या शहर में। तो देखिए घास की भूमि का नाम है सवाना, सवाना हो गया, ठीक है, वेल्ड्स हो गया, ठीक है, डाउन्स हो गया, ये सब क्या है, घास की भूमि का नाम है, ठीक है, जो विदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मरुस्थल, मरुस्थल मतलब जहाँ पे केवल रेत ही रेत पाया जाता है, जैसे कि रेगिस्तान।
ठीक है, भारत में थार रेगिस्तान है, राजस्थान में और गुजरात के कुछ एरिया में। तो मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो मरुस्थल में क्या पाया जाएगा? थार मरुस्थल, ठीक, गंगा का नदी, जंगल या समुद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, जल या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कौन से हैं? तो जल में क्या क्या मिलेगा? मीठा पानी, समुद्र पानी, जंगल, रेगिस्तान, घास भूमि। तो सिंपल है, मीठा पानी, समुद्र का पानी, ये सब जल का उदाहरण है। ठीक है, आर्द्र भूमि वेटलैंड का महत्व क्या है? आर्द्र भूमि मतलब एक तरह से होता है ऐसा स्थान जहां पे क्या होता है, जहां पे जैव विविधता संरक्षित रहती है, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। ठीक, जल का शुद्धिकरण होता है, बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, ये सभी हो जाएगा आर्द्र भूमि का महत्व। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने फोटो दिखाया था, मैंग्रोव समुद्र के तट पे या पहाड़ पे या रेगिस्तान में या मैदान में। तो समुद्र के सामने में जो जंगल रहता है उसको हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं, मैंग्रोव वन। ठीक है, तो समुद्र तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो मैंने दिखाया था आपको फोटो, समुद्र में, जंगल में, रेगिस्तान में या पहाड़ में। तो प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समुद्र में। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? एक दिशा में, याद कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, वन डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल जो बोलना है। देखिए एक चीज़ ध्यान देखिएगा, जब भी आप 20 मिनट तक वीडियो देखते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टीवी से, जहाँ से भी, उसके बाद आपको ना 2 मिनट का, कम से कम 2 मिनट का ब्रेक लेना है, क्योंकि हमारी आंखें थक जाती हैं मोबाइल देख देख के। ओके, तो 50 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? तो सूर्य से, पानी से, हवा से या मिट्टी से? तो ऊर्जा का जो प्रवाह है, ऊर्जा देने वाला कौन है? सूर्य। ठीक है, फोटो में हम लोगों ने देखा था कि सूर्य से ऊर्जा हमें मिलती है। उपभोक्ता के प्रकार कौन है? तो देखिए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सभी उपभोक्ता के प्रकार हैं। हम लोग, मनुष्य कैसा जीव है? तो मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, शाकाहारी किसे कहते हैं? जो पौधे खाने वाले जीव, मांस खाने वाले जीव या दोनों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शाकाहारी, हार्बीवोरियस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पौधे खाने वाले, पेड़ पौधे को ही खा के अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेस्ट लेंगे 2 मिनट का। चलिए आगे बढ़ाया जाए कहानी को। तो क्वेश्चन है हमारा, मांसाहारी किसे कहते हैं? मांस खाने वाले जीव को मांसाहारी कहते हैं। भाई सिंपल सा आंसर है, आप लोग भी खाते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मतलब हमेशा मांस नहीं खाता, लेकिन मांस तो महंगा है ना जी, तो सप्ताह में 1 आध दिन हो जाता होगा। सर्वाहारी कौन है? सर्वाहारी ही सबसे उत्तम जीव है भाई, पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य सर्वाहारी जीव है, ऑमनिवोरियस है। ओके, क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन किससे बना रहता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो हमें किससे मिलता है? सभी, सभी जहां पे मिल जाए उसको टिक लगा दीजिएगा, यानी कि खाद्य श्रृंखला भी होगा, ऊर्जा प्रवाह भी होगा और पोषक चक्र भी होगा, ये तीनों हो जाएगा। तीनों से पारिस्थितिकी तंत्र जो है संतुलन में बना रहता है, हमारा बैलेंस में बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन आता है? तो सबसे ऊपर में आता है शाकाहारी जीव। कौन आता है? शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर आते हैं। ओके, नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जहां पे पर्यावरण, जिस पर्यावरण में मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। ठीक है, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व एक घोषित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है? तो पृथ्वी का जीवन क्षेत्र इसको हम लोग बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या है? बायो मतलब होता है, बायो से बायोलॉजी बना है, बायो से बायोलॉजी जो बना है ना वो बायो से बना है। ठीक है, यानी कि जीवन का विज्ञान जो होता है, इसी तरह से पृथ्वी का जीवन क्षेत्र होता है बायोस्फीयर। ठीक है, स्फीयर मतलब होता है क्षेत्र, बायो मतलब जीवन, यानी कि जीवन क्षेत्र, पृथ्वी का जो जीवन क्षेत्र है इसी को बायोस्फीयर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण क्या है? सभी में कौन कौन आएगा? यानी कि प्रदूषण भी होता है, वनों की कटाई भी होती है और जलवायु परितंत्र भी है। ठीक है, जो जलवायु हमारा परिवर्तन होता है ये भी इसका रीजन है। यार पढ़ते पढ़ते ना थक जाते हैं ना। नेक्स्ट, वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? अगर आप वनों को काट देते हैं तो क्या होगा?
पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। या जलवायु, वनों की कटाई से क्या प्रभावित होगा, पारिस्थितिकी तंत्र को, जलवायु को भी प्रभावित होगा, जैव विविधता को भी प्रभावित होगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, बिगड़ जाएगा, जलवायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है, जलवायु तंत्र भी बिगड़ जाता है, और जैव विविधता में कमी आ जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जीवों की नष्ट हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों संरक्षण जरूरी है जी। तो देखिए सभी ऑप्शन मिल जाएगा, सभी। जीवन के लिए, संसाधन के पारिस्थितिकी तंत्र को हमें क्यों सुरक्षा देना चाहिए, जीवन को बचाने के लिए, संसाधन को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, और पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन को बनाए रखना, ठीक है, जीवन को बनाए रखना ही इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। अच्छा यहाँ पे सभी ऑप्शन भी है जी, सभी ऑप्शन, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। पोषण चक्र भी हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह भी हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह। तो आप जब भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं एक बार देख लीजिएगा, सभी ऑप्शन तो नहीं है ना, अगर सभी ऑप्शन रहेगा तो उसको ही टिक लगाना है, वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अच्छा 2 ही यूनिट न कीजिए, यूनिट 3 कहाँ, यूनिट 3 गायब हो गया क्या, यूनिट 3 का हमने नहीं दिया ना, अच्छा कोई बात नहीं, यूनिट 3 का डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिट 3 से, ठीक है। चलिए बाय। और देखिए मैं धीरे धीरे करके सबका PDF दे दूंगा ऐप पे, ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा, बट ऐप पे ज्ञान सागर ऐप जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, धीरे धीरे सबका PDF दे दूंगा। और वहाँ पे जो है 2 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड है, मतलब एक अपलोड है, आज एक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जोहार।